हेलो स्टूडेंट्स, ये है इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने करंट के बारे में पढ़ा है एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा है। सो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़रूरी है ताकि करंट फ़्लो करे। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो आपका करंट भी फ़्लो नहीं करेगा इन अ सर्किट। सो अब हम पढ़ते हैं सर्किट डायग्राम्स के बारे में। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से डायग्राम से करते हैं वो देखेंगे। हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप का डायग्राम बना के। जहाँ पर भी आपको एक ऐसा डायग्राम दिख जाएगा आप समझ जाइएगा कि वो सेल है। सेल की एक तरफ हाई पोटेंशियल होती है और एक तरफ लो पोटेंशियल, यही आपका पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखते हैं। दूसरा बच्चों है बैटरी। बैटरी क्या होता है? जब बहुत सारे सेल्स को कॉम्बिनेशन में लगाते हैं उसे ही हम बैटरी कहते हैं। हमें बहुत सारे सेल्स एक साथ लगाने हैं। यहाँ पर आपने दे दिया इसकी लो पोटेंशियल एंड यहाँ पे हाई पोटेंशियल। नाउ स्टूडेंट्स, आपका थर्ड डायग्राम है अगर आपका प्लग या फिर स्विच ओपन होगा एंड फोर्थ है अगर आपका स्विच क्लोज होगा। तो ओपन के लिए बच्चों हम दिखाते हैं सिंपल ऐसे, एंड अगर आपका स्विच क्लोज्ड है तो यहाँ पर बीच में एक डॉट आ जाएगी। इसके बाद है स्टूडेंट्स, अगर आपके दो वायर्स जा रहे हैं और वो आपस में जॉइंट हैं तो हम उसे कैसे शो करेंगे। एंड लास्ट वन है अगर दो वायर जा रहे हैं विदाउट क्रॉसिंग या फिर विदाउट जॉइंट। तो सबसे पहले हम जॉइंट वाले वायर को इस टाइप से दिखाएंगे। ये एक वायर है, ये दूसरा वायर है, यहाँ पे है इनका जॉइंट। और अगर वायर्स बिना जॉइंट के जा रहे हैं तो हम उसे कुछ ऐसे दिखाते हैं। तो ये कुछ आपके बेसिक सर्किट डायग्राम थे जिन्हें आपको लर्न करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ डिवाइसेस जैसे कि एमीटर, वोल्टमीटर और जो हम सर्किट में लगाते हैं बल्ब वगैरह, उनके भी डायग्राम्स होते हैं, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। बल्ब, रेजिस्टर, एमीटर, वोल्टमीटर, एंड लास्ट वन वेरिएबल रेजिस्टेंस। सो बच्चों, सबसे पहले हम बल्ब को बनाते हैं कुछ इस टाइप से। ये होता है आपका बल्ब इन सर्किट डायग्राम्स। एंड रेजिस्टर्स को हम शो करते हैं ऐसे जिगजैग पैटर्न से। एमीटर को हम ए बनाते हैं सर्किल में, इसके भी एक एंड पे पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव का साइन बनाते हैं। वोल्टमीटर हम वी से डिनोट करते हैं, हेयर पॉजिटिव हेयर नेगेटिव। एंड अगर आपका रेजिस्टेंस चेंज होता रहेगा, मीन्स वो कुछ भी हो सकता है, वो वेरी करेगा, तो हम उसे कुछ इस टाइप से शो करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे रेजिस्टेंस क्या चीज़ है, वो हम आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, मैं आपको आगे समझाऊंगी। नाउ यहाँ पे आपके डायग्राम्स कंप्लीट होते हैं स्टूडेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। सो स्टूडेंट्स, ओम्स लॉ को मैं आपको सिंपल टर्म्स में बता देती हूँ क्या होता है। ओम्स लॉ में कहा गया है स्टूडेंट्स, जो आपकी वोल्टेज होती है, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है V, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के फ्लो के। मीन्स जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा वोल्टेज होगी, उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। आई होप आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग पता होगा। फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है बच्चों, जैसे कि करंट बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ आपकी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो भी बढ़ेगा। एंड अगर इन्वर्सली होता है तो ये अपोजिट चलता, जैसे कि करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। सो बट यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू करंट। अब स्टूडेंट्स, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो उसकी जगह पर एक कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ पर जब हम साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आता है आर। तो अब बच्चों ये आर क्या है? ये एक कांस्टेंट है जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और बच्चों रेजिस्टेंस का अब यहाँ पे आप मीनिंग समझिएगा। रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी भी कंडक्टर मीन्स जो भी अपने अंदर से करंट को फ्लो करवा रहा है, उस कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि वो रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ चार्ज। मीन्स वो चार्ज के अपोजिट काम करता है, वो उसे फ्लो होने नहीं देता। उसकी इसी प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट फ्लो ऑफ चार्जेस। तो हर कंडक्टर के लिए अलग अलग रेजिस्टेंस होगा। सो स्टूडेंट्स, ओम्स लॉ में हम इस फॉर्मूले से अलग अलग 2-3 फॉर्मूले और बना सकते हैं। जैसे कि ये तो पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में हो गया। अगर आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है तो स्टूडेंट्स ये आई इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो आपका आर हो जाएगा V/I। ये आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। और अगर स्टूडेंट्स आपको यहीं से करंट निकालना है तो ये वाला आई आप इधर भेज दीजिएगा, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। एंड ये जो आर था ये इधर डिवाइड में आ जाएगा। ये आ गया है आपके करंट का फॉर्मूला। सो स्टूडेंट्स, एक तो करंट का फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के टर्म में है, एंड आपने एक पीछे करंट का फॉर्मूला पढ़ा है चार्ज बाय टाइम के टर्म में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, आप करंट के डिफरेंट फार्मूलाज को अप्लाई कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा और जानते हैं। रेजिस्टेंस को हम आर से लिखते हैं, लेकिन हम इसे जिस सिंबल से डिनोट करते हैं वो एक ग्रीक सिंबल है, और उसे हम कुछ इस टाइप से लिखते हैं और हम इसे कहते हैं ओम। नाउ स्टूडेंट्स, हमें कुछ फैक्टर्स देखने हैं जिस पे किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। फैक्टर्स ऑन विच resistance of conductor depends। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट फैक्टर है लेंथ। लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस? लेंथ की रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी बड़ी कंडक्टर की लेंथ होगी, अगर कोई वायर लेंथ में स्टूडेंट्स बड़ा है तो उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। अगर कोई छोटी लेंथ का वायर है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। नाउ दूसरा फैक्टर है क्रॉस सेक्शन एरिया। आप ये ऐसे देख सकते हैं, जैसे कि जो वायर की मोटाई होती है, अगर आपने वायर को ऐसे इमेजिन किया है, ये मैंने इसे जूम करके बनाया है, तो ये जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हुआ, इसे ही यहाँ ये बोला गया है। तो इस पे बच्चों रेजिस्टेंस डिपेंड करता है इन्वर्सली। इन्वर्सली हम इस टाइप से लिखते हैं अपॉन में। यहाँ पर ए का मतलब है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, जितनी बड़ी लेंथ उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, एंड एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। अगर एरिया बहुत ज़्यादा है मीन्स वायर अगर बहुत मोटा है तो रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, एंड अगर एरिया बहुत कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं और इधर भी हम इसका प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे, जैसे कि हमने पीछे हटाया था ओम्स लॉ वाली इक्वेशन में, तो यहाँ पर भी कांस्टेंट आ जाएगा। हम इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे। ऊपर में आ जाएगा L मीन्स लेंथ, नीचे में A, और यहाँ पे आएगा कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है उसे हम कहते हैं रो। ये P नहीं है, ये मैंने लिखा है स्टूडेंट्स रो। हियर रो इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ऐसे स्टूडेंट्स, ओम्स लॉ में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ रहा था और उसे हमने रेजिस्टेंस बोला है। यहाँ पर जो रो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया है इसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी।
ये भी मेटल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है या फिर किसी भी कंडक्टर की। तो स्टूडेंट्स, जिनकी रेजिस्टिविटी कम हुई वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं और जिनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है वो बैड कंडक्टर्स होते हैं। सो जनरली जो मेटल्स एंड अलॉयज़ होते हैं उनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, मींस उनकी रेजिस्टिविटी होती है कम। रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड अलॉयज़ स्टूडेंट्स इस रेंज में होते हैं 10⁸ ओम टू 10⁻⁻6 ओम। जैसे कि आप देख रहे हैं ये बहुत कम वैल्यू है, इस वजह से वो गुड कंडक्टर्स होते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड रेजिस्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स 10⁻12 टू 10⁻17 ओम की रेंज में होती है। इसका यूनिट होता है बच्चों ओम मीटर एंड रेजिस्टेंस का यूनिट होता है सिंपल ओम। मीटर कहाँ से आया है स्टूडेंट्स? क्योंकि रेजिस्टिविटी में आपको एरिया भी देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए इसके यूनिट में मीटर है। सो स्टूडेंट्स, आपकी बुक में एनसीईआरटी में एक टेबल दी गई है जहाँ पर डिफरेंट मेटल्स के कंडक्टर्स, एलॉयज़ एंड इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते हैं उन सब की रेजिस्टिविटी रेंज दी गई है। तो आपको सारी लर्न नहीं करनी है, आप उस टेबल की हेल्प से अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा टॉपिक है बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। हम रेजिस्टेंसेस को कैसे सर्किट में लगा सकते हैं? हम दो टाइप से लगा सकते हैं, पैरेलल एंड इन सीरीज़। तो हम वही देखेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। अगर हम दो से ज़्यादा रेजिस्टर्स अपने सर्किट में लगा रहे हैं तो हम उसे कैसे अरेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स? दो टाइप से। या तो हम उन्हें सीरीज़ में लगा दें या फिर हम उन्हें पैरेलल लगाएं। तो सीरीज़ में कैसे लगाते हैं और पैरेलल कैसे लगाते हैं वो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन सीरीज़ क्या होता है, अगर हम एक रजिस्टर की एंड से दूसरे रजिस्टर ज्वाइन कर देते हैं, मींस एंड टू एंड, ये आपका रजिस्टर 1 है, ये आपका रजिस्टर 2 है, इसी को हम कहते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन। इसे हम डायग्राम में ऐसे शो कर सकते हैं, जैसे ये आपका रजिस्टर 1 है, ये आपका रजिस्टर 2 है, आपने यहाँ पर लगाया है एमीटर एंड ये आपकी बैटरी है स्टूडेंट्स, एंड यहाँ पर आपकी है की। तो इस टाइप से आप ये सीरीज़ में अटैच करते हैं, मीन्स इसके एंड से आपने इसका एंड जोड़ दिया है, दोनों के एक एक एंड आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। और अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस काउंट करना हो तो स्टूडेंट सीरीज़ में क्या होता है, हम इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस मीन्स इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस सीधा ऐड कर देते हैं, R1 + R2, इन दोनों को ऐड करते ही टोटल रेजिस्टेंस आपका निकल जाएगा सर्किट का। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपको पैरेलल में ऐड करना है, इसका क्या मतलब हुआ? पैरेलल में कैसे ऐड होता है स्टूडेंट्स? अगर एक सर्किट है, तो ये जैसे कि आपका रेजिस्टेंस था, ये आपका है R1 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपने दो पॉइंट्स ले लिए हैं जैसे कि X एंड Y, तो आपको इन दोनों पॉइंट में ही सारे रेजिस्टेंस को जोड़ना होगा। मीन्स अगर आप एक और रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तो इस पॉइंट के बीच में ऐसे जोड़ेंगे, एंड तीसरा जोड़ेंगे तो भी आप ऐसे जोड़ेंगे। मीन्स हर रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स एक ही पॉइंट से कनेक्ट हैं। मीन्स इसके भी दोनों पॉइंट यहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं, इसके भी एंड इसके भी। आई होप आपको ये पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आया होगा। जब रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स उन कॉमन पॉइंट से अटैच होंगे उसे बोलेंगे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल में हम इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं बच्चों? उसका फॉर्मूला होता है 1/RP, मीन्स रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 1/R
R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये आपका फॉर्मूला है रेजिस्टेंस निकालने का जब आपने उन्हें पैरेलली अरेंज किया होगा। और हमें एक और बात याद रखनी है स्टूडेंट, जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है यहाँ पे जो करंट है आपका वो सेम रहता है दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस, एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारी पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज सेम रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम V से डिनोट करते हैं वो रहता है सेम, एंड करंट वेरी करता है। ना स्टूडेंट्स, आपके इस चैप्टर में 2 टॉपिक्स बच रहे हैं, एक हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रिक पावर, जिसे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इस पूरे चैप्टर की फॉर्मूला शीट दे दूँगी। आई होप आपको ये सब क्लियर होगा जितना भी हमने आज पढ़ा है। रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा है, ओम्स लॉ पढ़ा है, एंड रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है हमने वो भी आज सीख लिया है। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू।